नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश है अभी तक में आज की गतिविधियां। सबसे पहले रुख करेंगे नया मुरादाबाद का, जहां पर हर्बल पार्क का निर्माण हो रहा है, जो अब तक तमाम विवादों में फंस चुका है। कांठ के विधायक अनीसुर रहमान ने भी कहा है कि इसमें जो भी कमियां होंगी उसकी जांच कराकर ठेकेदार अथवा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एमडीए द्वारा नया मुरादाबाद में बनवाया जा रहा हर्बल पार्क अब चर्चा का विषय बन चुका है। मामला अब विधायक और सांसदों तक पहुंचने लगा है। कांठ के विधायक अनीसुर रहमान एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे, तब उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है और इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। अनीसुर रहमान ने कहा कि यदि इसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और इसमें पहले भी छापामारी हुई है। वहाँ पे घटिया सामग्री का इस्तेमाल होते पाया गया है, और जो सलाउद्दीन मंसूरी एमडीए के नामित सदस्य हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने वो कार्रवाई की है और सूचना दी है। उन सब पे कार्रवाई हुई है। मैं वहीं पे बिल्कुल जहाँ ये हर्बल पार्क बन रहा है, गांग नदी के सामने मलगद्दे के बीच में वो पुल बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ नदी पे, ताकि ये जो 4-6 किलोमीटर का फासला है ये लोगों का दूर हो, जिससे कि ये लोग डायरेक्ट मतलब सुविधा पा सकें। जिसे बस्ती से दूर बनाया तो क्या इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे लोग? हाँ, लोगों को लाभ तो मिलेगा निश्चित। कोई भी डेवलपमेंट कहीं होगा तो उसका लाभ मिलेगा हर हाल में। सड़कें बनती हैं तो ऐसा नहीं कि पाक बढ़ के लोग उन सड़कों पे चलेंगे, बाहर के लोग भी आते हैं सड़कों पे चलने के लिए, या जाति विशेष के लोग सड़कों पे नहीं चलेंगे, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर जाति का इंसान सड़कों का इस्तेमाल करता है। नल लगते हैं पानी के, उनका सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट की तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ होती हैं उसका फ़ायदा सभी को लोगों को होता है। जो इस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो ब्लैक सूची ठेकेदार हो गए, उनको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा? नहीं, गवर्नमेंट के जरिए नहीं दिया गया, ये एमडीए के लोगों ने दिया होगा। अगर ऐसा है तो हम इसको दिखवाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे शासन के अंदर। अभी बीसी ने यहाँ पर एक सर्वे किया था, उसमें कोई भी कार्य मानक द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसमें आप अगर बीसी सर्वे कर चुके हैं और मानक के अनुरूप कार्य नहीं मिला है तो हम बात कर लेंगे बीसी साहब से। अगर आपको मानक के अनुरूप वहाँ सब चीज़ें दिखलाई नहीं दी तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, कार्रवाई करवाएंगे। कांठ विधायक का कहना है कि इसका ठेका सरकार द्वारा नहीं बल्कि सीधे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिया गया है, और अगर इसमें कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो सरकार की तरफ से जांच जरूर होगी। तो इसके अलावा क्षेत्रवासी भी अब इसमें अनियमितताएं बढ़ते जाने पर अपना रोष व्यक्त करने लगे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब चीज बन रही है तो अच्छी बननी चाहिए। अगर इस पार्क में घटिया सामग्री लगाई जाएगी तो ये पार्क कुछ ही दिन बाद खंडर में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में सरकार द्वारा लगाया गया पैसा पूरी तरह बर्बाद ही साबित होगा। आप लाभ उठा पाएंगे? सरकार की योजना तो अच्छी थी, लेकिन ये हमारी बस्ती से काफ़ी दूर है, तो यहाँ रात को कौन लुटने आएगा? यहाँ एक खतरा भी रहता है रात को क्या? हाँ जी, और नदी भी पास में है तो खतरा होगा, इसलिए रात को यहाँ कोई आना पसंद नहीं करेगा। बस्ती से काफ़ी दूर। सर, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन मुझे जो लग रहा है इस प्रोजेक्ट का कोई यहाँ पर जनता को लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। एमडीए की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा कि यहाँ पब्लिक आना शुरू हो जाए। शाम होते ही 6 बजे के बाद यहाँ उल्टे सीधे लोग आने शुरू हो जाते हैं। जंगल है तो जंगल में तो जाहिर सी बात है क्राइम होगा ही होगा। मैं चाहता हूँ कि एमडीए की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे यहाँ जल्दी से जल्दी घर बसने शुरू हो जाएँ, तभी इस प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है, वरना इस प्रोजेक्ट का कोई लाभ नहीं है। 2-4 साल में ये खंडर बन कर रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि मानक के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मानक के अनुसार तो करा ही नहीं जा रहा। अभी बीसी साहब ने भी दौरा किया था इसका, अखिलेश सरकार तक भी इसकी जांच पहुंच गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी ठेकेदार को फिर दोबारा से जांच काम दे दिया गया। जो ब्लैक सूची ठेकेदार था,
ब्लैक लिस्ट था, एक रात में वो ओके हो गया। ये प्रोजेक्ट है माननीय अखिलेश यादव का हर्बल पार्क। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस महीने भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहीं ग्रामवासियों में भी इसको लेकर काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि रात में यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। ये बस्ती से इतनी दूर बनाया है कि यहाँ रात में आना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको देखकर ऐसा भी लगता है जैसे ये पार्क किसी और ही कार्य में प्रयोग किया जाएगा। क्षेत्रवासियों का भी कहना है कि अभी यहाँ पर 5 साल तक कम से कम डेवलपमेंट नहीं होगा। आबादी ना होने के कारण शायद इस पार्क के यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर क्राइम भी बढ़ सकता है। इस पर जल्दी ही कुछ ना कुछ एमडीए को करना होगा, या फिर कोई योजना चलाकर आबादी बढ़ाने का प्रयास हो, या फिर इसके पास कहीं ना कहीं एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए जहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहे। तब तो इस पार्क की कुछ कीमत बन सकती है, वरना सरकार का पैसा गड्ढे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ठेकेदार भी यहां पर ब्लैक लिस्ट है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस पार्क को बनाने में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। बुधवार की रात को मंडल आयुक्त द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर केसीएम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुरादाबाद का जिगर मंच साक्षी बना रंगारंग भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। इस अवसर पर जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के भव्य उद्घाटन में केसीएम स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक तथा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ आगाज हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का सर्वप्रथम आयुक्त मुरादाबाद मंडल विपिन कुमार द्विवेदी ने फीता काटा और दीप मालिका प्रज्वलित की। इस अवसर पर रंग बिरंगी आतिशबाजी ने पूरे आकाश को ढक लिया और उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। तत्पश्चात मंडलायुक्त विपिन कुमार द्विवेदी ने मंच पर आकर प्रदर्शनी के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार, नगर विधायक यूसुफ अंसारी, कोठीवाल डेंटल कॉलेज के निदेशक के मिश्रा, केसीएम स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह, अपर जिला अधिकारी नगर हरिराम, कृषि अधिकारी यशराज सिंह आदि ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओंकार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद द्वारा की गई। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। केसीएम स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में देवा श्री गणेशा, एक दंत वक्रतुंड सांडा दिल भी तू, शंभू सुताया आदि गीतों के माध्यम से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागियों के और केसीएम स्कूल के स्टाफ ने योगदान दिया। शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय हिंद।
BSL सेंटर का 15वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का 15वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सतीश आहूजा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन आहूजा ने दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। नवीन आहूजा ने 15 वर्ष से BSL में इंग्लिश स्पोकन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित कोर्सेज जिसमें इंटरव्यू फेसिंग, टेबल मैनर्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज की जानकारी देने के साथ ही छात्र छात्राओं और प्रोफेशनल लोगों के लिए नए ऑनलाइन कोर्सेज इसी वर्ष से शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसमें हसन मजहर बैंड ने अपने संगीत से समा बांध दिया। पूजा एवं अन्नी ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। एक राज सजीद, अदनान सेंड, शबिया आदि ने नाट्य कला प्रस्तुत की। प्रोग्राम का संचालन कोऑर्डिनेटर अर्शीना आलम और आस्था अरोरा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस उपलक्ष्य पर स्वाति सक्सेना, श्रुति, अपूर्वा, प्रीति, मोबिना, रूहीना, पारुल, विशाल, प्रवीण, राजेंद्र ने अपना भरपूर सहयोग दिया। अंत में SP आहूजा ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। I would like to thank Hindi English 11 to thank Muradabad people because it's been 15 years, हमने 15 साल कंप्लीट कर लिए, जो मैं सोचता हूँ आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years हमने कंटिन्यूसली ग्रोथ दी है। इस बार हम नई चीज़ और कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स ला रहे हैं। जो बच्चे कंप्यूटर सेवी हैं या टैबलेट सेवी या मोबाइल फ़ोन्स हैं, दे कैन यूज़ ऑनलाइन एंड बाय आवर प्रोडक्ट्स। अब हम आपको यूट्यूब, फेसबुक सब में देखने वाले हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विच वी हैव। प्लस इस बार स्पेशल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज हमने देखा कि समर कैंप्स बहुत हो गए हैं। सो वी रियलाइज कि कीपिंग दैट इन व्यू फॉर किड्स वी शुड गिव समथिंग। तो इस बार हमने कुछ बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक ओवरऑल आवर मेन मोटिव इज दैट मुरादाबाद शुड बी बेनिफिटेड।
बिकॉज हर फील्ड में वेदर डॉक्टर, इंजीनियरिंग, एनीथिंग, यू हैव टू बी अ गुड ओरेटर और यू हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कीपिंग दिस इन व्यू हमने सारे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए सारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो और ओवरऑल मुरादाबाद का ग्रोथ भी हो। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। आकांक्षा समिति के बैनर तले एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सदर की पत्नी द्वारा की गई। मुरादाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सदर की पत्नी ऋचा द्वारा की गई, तो वहीं एबीएस से रचना सिंह भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन उषा रवि द्वारा किया गया। एनआईओएस की कार्यशाला में सभी सेंटर संचालकों तथा बच्चों और उनके परिजनों को बुलाया गया, जिसमें शिक्षा के प्रति एक बार फिर ऐसे लोगों में रुचि लाने का प्रयास किया गया जो अपनी इंटर और हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर जो फेल हो चुके हैं। जिला आकांक्षा समिति कार्यशाला में आगे पढ़ाई जारी रखने तथा अधूरी पढ़ाई को पूरी करने का प्रयास किया गया। एनआईओएस के द्वारा बच्चा अपना पेपर दे सकता है और पास होकर अपनी अगली कक्षा में प्रवेश कर सकता है। एनआईओएस के माध्यम से फेल बच्चों को अपना पूरा साल फिर से बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर एबीएस से रचना सिंह, डीसी बालिका रमा भटनागर, एसडीएम पत्नी ऋचा, उषा रवि, नौशीना अयूब, सगुफ्ता चमन, सुजाता, रिहाना, शहनाज आदि मौजूद रहीं। हैं और थ्योरी देते हैं प्लस असाइनमेंट है, तो आपके पास 10-12 नंबर भी आए तो आप पास हो जाते हैं मैथ्स में। और मैथ्स कंपलसरी नहीं है, फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हो 12th क्लास में, इकोनॉमिक्स के साथ हिंदी भी ले सकते हो। लेकिन इस पूरे सिलेबस में आपको बता दें लैंग्वेज इज कंपलसरी, एक भाषा लेनी जरूरी है। अगर आपने 6 विषय क्या प्रोग्राम है आज और क्या यहाँ पर आकांक्षा सेवा समिति जो एक जिले का एक प्रोग्राम होता है जिसमें पीएम साहब की वाइफ जो है जिसकी अध्यक्षा होती है, उसके तहत एडमिशन के लिए एक आज कार्यशाला चल रही है। इसमें राष्ट्रीय उन्मुक्त विद्यालय जो है उनके हाई स्कूल इंटर के लिए एडमिशन की बात हो रही है और इसे वोकेशनल कोर्स भी करते हैं। क्या पर्पज़ है मैम इसका, जो इस तरीके की जो कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जिनकी किसी वजह से पढ़ाई छूट गई है वो उनको फिर से हाई स्कूल में एंटर करने का एक मौका दिया जाएगा, या जो घर में हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको वोकेशनल कोर्स करा दिया जाएगा, जिससे कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें। जो मुरादाबाद में और भी लोग हैं जो इस तरह के कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ पर अपना लोगों से मिलना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा? एक्चुअली में अब इन लोगों से हमने एक प्रॉस्पेक्टस अपने यहाँ रखवा लिया। अगर किसी को किसी बारे में जानकारी करनी है तो हमारा जो ऑफिस है टाउन हॉल पर नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय। क्या अपील करना चाहेंगे? हम इन लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जब हम लोगों को भारत सरकार ने कितना अच्छा मौका प्रदान किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना चाहिए और अपना वोकेशनल कोर्स करके अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार करना चाहिए। बागबड़ा क्षेत्र के समाथल गांव में एक शमशान का उद्घाटन कांठ के विधायक अनीसुर रहमान द्वारा किया गया। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शमशान और कब्रिस्तान बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद के समाथल गांव में भी एक शमशान घाट का जीर्णोद्धार कराने के लिए 15 लाख की राशि आवंटित की गई है। इस शमशान का उद्घाटन कांठ के विधायक अनीसुर रहमान ने किया। इस दौरान ग्राम प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। अनीसुर रहमान ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी जगह पर कब्रिस्तान और शमशान जैसी चीजें बन जानी चाहिए ताकि लोगों को ऐसी जगह आने पर कोई दिक्कत महसूस ना हो। अखिलेश यादव जी की यूपी गवर्नमेंट है, इसने इसका विज़न जो है इनका मतलब पूरी तरह से प्रदेश को डेवलप करने का है और जितनी ग्राम विकास की योजनाएं हैं उन पर खासकर इनका ध्यान है। और अमूमन ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कब्रिस्तान और जो शमशान हैं इन पर लोगों को कब्ज़े हैं, अनाधिकृत गैरकानूनी कब्ज़े हैं, तो इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसको बचाने के लिए तो सरकार ने यह कदम उठाया कि जितनी ज़मीनें कब्रिस्तान की और शमशान घाटों की हैं इनकी बाउंड्री बनवाई जाए और बाउंड्री के साथ साथ अंत्येष्टि स्थल वगैरह तैयार कराए जाएँ।
तो समाथल के अंदर ये लगभग 15.5 लाख की लागत से यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल भी बनेगा और शमशान घाट की बाउंड्री भी होगी। क्या ये सभी ग्रामों के लिए ये योजनाएं प्राप्त हुई हैं? हाँ, वो तो सब ग्रामों के लिए उन्होंने योजनाएं पास कर रखी हैं, लेकिन जैसे जैसे फंड रिलीज हो रहा है उस तरह से काम होता चला जाएगा। कांट विधानसभा में कितने गाँव में ये योजना प्राप्त कर दी गई? देखिए, कब्रिस्तान तो लगभग 50 गाँव के अंदर बन चुके हैं अब तक। हमने समाथल के लिए भी कब्रिस्तान की बाउंड्री इस साल मंजूर करा दी है और जैसे ही पैसा आ जाएगा अब सेकेंड किस्त का तो फिर काम शुरू हो जाएगा उसका। और शमशान घाट यहाँ मतलब जो है ये समाथल में ये भी मंजूर हुआ है इस साल, इस पर काम चल रहा है। और बाकी डेवलपमेंट के काम इतने हुए, हमने पागोड़े में काम कराए हैं काफ़ी। आगे जनता साहब क्या अपील करेंगे? अब जनता से अपील ये करनी है कि मतलब ये लोग जो काम कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए और ये लोग पूरे उसके ऊपर सख्ती से नज़र रखें कि काम बेहतर और मानक के अनुरूप हो। और एक विशेष काम जो मैं कर रहा हूँ, मैंने ये महसूस किया, हमारे क्षेत्र में 2 गांव बहुत बड़े बड़े हैं, एक अगवानपुर और एक पाकबड़ा। पाकबड़े की आबादी 2011 के सेंसस के आधार पर तकरीबन 37,000 है और अगवानपुर की आबादी तकरीबन 23,000 के करीब है। और मैंने दोनों जगह काफ़ी काम कराया है, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि हम काम करा नहीं पा रहे हैं विकास का दोनों गाँव में। आबादी के लिहाज से जितना होना चाहिए उतना पैसा हमें नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों गाँव को हम नगर पंचायत बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नगर विकास मंत्री जी मोहम्मद आजम खान साहब को दिया था, अगवानपुर और पाकबड़ा को नगर पंचायत बनाने के लिए। ये दोनों गांव नगर पंचायत के मानक पूरे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय आजम खान साहब ने डीएम के ज़रिए इसके आख्या मांग ली है, रिपोर्ट तलब कर ली है और डीएम ने दोनों गांवों की पॉजिटिव रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी है और ये रिपोर्ट शासन में है। और अब ग्राम पंचायतों के चुनाव क्योंकि बीच में आ गए तो शायद जो चुनाव आयोग है, पंचायत चुनाव आयोग, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी अब इसको नगर पंचायत बनाने के लिए। तो वहाँ पे ये इस वक्त प्रस्ताव अनुमति का उन्होंने तैयार कर रहे हैं। पंचायत के जो चुनाव का वो है आयोग, उससे अनुमति लेकर फिर इसको बनाएंगे वो। हमारे आज ग्राम पंचायत समाथल में अंत्येष्टि स्थल का उद्घाटन हो रहा है। माननीय अनिल विधायक जी हमारे कांट से आए हैं, उनके लिए काम हो रहा है और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर गवर्नमेंट का भी करता हूँ जो आज हमारे गाँव के लिए ये कार्य मिला है। इसके लिए सबके लिए फ़ायदा होगा, सभी के लिए भविष्य में इसका उपयोगी सबको मिलेगा। इसके लिए महानगर के लंगड़े की पुलिया पर दस्तारबंदी की एक महफिल सजाई गई। मुरादाबाद में स्थित लंगड़े की पुलिया पर इस्लामिया फैजुल कुरान मदरसे पर दस्तारबंदी के अवसर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मदरसे में मौजूद सभी मौलानाओं ने और हजरत मुफ्ती साहब ने नियाज की। इस मौके पर मुफ्ती साहब के सभी शागिर्द भी शामिल रहे। मुफ्ती साहब ने सभी मुसलमान भाइयों और बहनों व उनके बच्चों, अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक हैं, उन सभी की ज़िंदगी में रहमतें नाजिल के लिए मुफ्ती साहब और मौजूद सभी लोगों ने तहे दिल से दुआ की। अल्लाह का हम फरीदा समझ करके, अल्लाह का हम फरीदा है, हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह की जिम्मेदारी। ومن شد النفاثات في رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد। आज इस मस्जिद में क्या हुआ? आज ये ख़त्म बुखारी शरीफ मदरसा फैज़ुल कुरान की जानिब से, उसमें जो फजीलत में दौर हदीस में और आलिम और फाजिल बन के लोग जाने वाले हैं, पढ़ के फारिग हुए हैं, उनकी किताब आखिरी किताब ख़त्म बुखारी शरीफ, उस ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब और महफिल थी जिसके लिए मैं हाजिर हुआ था और इसीलिए कुछ उसी से मुताल्लिक़ कुछ बयान करने के लिए आया था। आपके काफ़ी शागिर्द यहाँ मौजूद रहे, आपको कैसा लगा? जी हमें बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छा डिस्प्ले। मेरा नाम आले रसूल है। जो आपने विज्ञापन दिए हैं इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? कब तक होगा, कहाँ से शुरू होगा? आज की तकरीब में आलम इस्लाम की अपनी शख्सियत उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब के बिला प्रोफेसर माफला जामिया नईमिया मुरादाबादी ने बेहतरीन आलिमाना अंदाज में हमारे तलबा को ख़त्म बुखारी कराया और बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स बेहतरीन अंदाज में दिया। हम लोग काफ़ी फैज़याब हुए, हमारे तलबा भी काफ़ी फैज़याब और मुस्तफ़ीज़ हुए। आगे क्या प्रोग्राम? आगे हमारे दारुल फैज़ुल कुरान से फारिग होने वाले तकरीबन 46 बच्चे की दस्तारबंदी का
एक अजीमुशान जलसा बनाम फैज़ नूरी कॉन्फ्रेंस से 27 मई को मुनक़िद होने वाला है, जिसमें सरपरस्ती फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की सदारत हज़रत अल्लामा हाशिम साहब की की होगी। इसमें अजीब शहीद फलक खिताबत के बदर मुनीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब क़िबला, खलीफ़े क़ाज़ी क़ुज़ात हुज़ूर ताजुश्शरिया शास्त्री फारूक दिल्ली और ख़तीब मुनफ़रिद मिसाल मुस्लिह कौम हज़रत अल्लामा मोहम्मद आसिफ़ रज़ा साहब शेर दिल्ली ये तशरीफ़ ला रहे हैं। दारुल उलूम अंसारिया फैजुल कुरान का 65वां दस्तार बंदी का मंजर 27 मई 2015 को होगा और उस तकरीब की ख़त्म बुखारी 21 मई 2015 बरोज़ जुमेरात को होगी, जिसमें उलमाए इस्लाम की अबकरी शख्सियत उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का काफ़ी अलीमाना अंदाज में दरस दिया। इस तकरीब में शिरकत फरमाने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती आले रसूल साहब, प्रिंसिपल दारुल उलूम इस्लामिया फैजुल कुरान और हज़रत अल्लामा अमन वाइस साहब और हज़रत अल्लामा अशफाक साहब, हज़रत अल्लामा महफिल साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्तीउर रहमान साहब व कारी अबरार साहब जलसे में खिताब फरमाने के लिए दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से। बिलारी में कुछ दिन पहले बसपा की सदस्यता लेने वाले अनिल चौधरी अब लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने लगे हैं। लाल बत्ती की कार से पहुंचे अनिल चौधरी, साथ में गनर भी मौजूद है, लेकिन ये लाल बत्ती किसकी है? क्योंकि अनिल चौधरी के पास कोई भी ऐसा पद नहीं है जिस पर उन्हें लाल बत्ती मिल सके या वो लाल बत्ती की कार में चल सके, और ना ही गनर की उन्हें कोई आवश्यकता महसूस हुई होगी जो सरकार उन्हें एक गनर भी मुहैया कराती। लेकिन रुतबा कैसे दिखाया जाए, यही एक तरीका होता है किसी भी देहात क्षेत्र में जाकर अपना रुतबा दिखाने का। लाल बत्ती की कार हो और साथ में गनर हो। जी हाँ, इन्होंने शायद ऐसा ही किया और लाल बत्ती की कार जो इनके लिए नहीं बल्कि इनकी पत्नी के लिए मुहैया कराई गई है, क्योंकि वो जिला पंचायत की अध्यक्षा है। लेकिन अनिल चौधरी शायद इस बात को भूल गए कि उनकी पत्नी की गैर मौजूदगी में ये इस लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चल सकते। लेकिन क्या करें, रुतबा दिखाना है तो पत्नी के सहारे ही सही लाल बत्ती तो लेकर जानी ही है। इस लाल बत्ती की कार में आने के बाद अनिल चौधरी को ऐसा लगता है मानो वो अपनी पत्नी के नाम पर राजनीति करके अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हों और क्षेत्र में अपनी पकड़ को अभी से मजबूत कर रहे हों। बताते चले कि अभी चंद दिन पहले ही अनिल चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और नजीमुद्दीन सिद्दीकी स्वयं उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ ही उनकी पत्नी द्वारा भी बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली गई थी। लेकिन ये लाल बत्ती अनिल चौधरी के लिए नहीं है, इस बात को सभी जानते हैं। लेकिन पत्नी की आड़ में राजनीति स्वयं करने वाले अनिल चौधरी इस लाल बत्ती के सहारे क्षेत्र में अपना रुतबा बुलंद करते हुए हमेशा दिखाई दे जाते हैं। बिलारी क्षेत्र के गांव मुड़िया राजा में रामायण के पाठ का उद्घाटन बसपा नेता अनिल चौधरी ने किया। गुरुवार की सुबह से शुरू हुई रामायण के पाठ का उद्घाटन बसपा नेता अनिल चौधरी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर अनिल चौधरी बोले कि सनातन धर्म में रामायण की बहुत मान्यता है। हर किसी इंसान को रामायण में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना ही इंसान का असली मकसद होना चाहिए। इस दौरान पंडित यादराम सिंह, प्रधान भारत सिंह, महिपाल सिंह, किशनपाल सिंह, जयपाल सिंह, हरदेव सिंह, लक्ष्मण सिंह, ओमवीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। थोड़ा सा पढ़ाई बना दरबार दिखाई दे हाथ में लेके सही है।
एक विशाल भंडारे का जो कार्यक्रम कल होगा उसका आज शुभारंभ ऐसे कलयुग में यदि किसी गांव के द्वारा, किसी समिति के द्वारा, अगर किसी भगवान का किसी आदर्श के नाम पर करते हैं तो उसमें इससे अच्छा और कोई नहीं। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा संकल्प ले कि जिसमें अपने परिवार, अपना रिश्तेदार, अपना मोहल्ला, अपना गाँव, अपने लोगों के लिए प्यार वाली बात करते हैं, अपने मार्ग पर संस्कृति पर चलना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति है कि हम अपने धर्म के नाते। बिलारी तहसील में एसडीएम द्वारा सभी कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ ग्रहण कराई गई। तहसील बिलारी में एसडीएम ने 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस पर कर्मचारियों को आतंकवाद के विरुद्ध शपथ दिलाई। इस मौके पर एसडीएम संतोष बहादुर ने कहा कि आतंकवाद अब पूरे प्रदेश और देश में फैल चुका है। आतंकवाद धीरे धीरे हर राज्य और जिले में अपने पैर फैला रहा है। इससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। इससे देश की जनता में भय व्याप्त है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जागरूक लोगों और जागरूक संगठन तथा सभी वर्गों को सामने आना होगा, जिससे समाज में फैली हुई इस गंदगी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर विद्यालय और विश्वविद्यालयों में गोष्ठियां आयोजित करके युवाओं में छात्र छात्राओं को इसके प्रति जागरूक करना होगा। इस दौरान तहसीलदार वीके कुशवाहा, नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार, राम कुमार सिंह यादव, कमाल अकबर, चैतन्य पाल सिंह एडवोकेट आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जात के सभी वर्गों के बीच तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्य। बिलारी की चीनी मिल द्वारा भुगतान न किए जाने से परेशान किसानों ने एसडीएम के कार्यालय पर धरना दे दिया, जिसे एसडीएम और डीसीओ ने आश्वासन देकर शांत कराया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी एसडीएम संतोष बहादुर सिंह व एसएसआई विजेंद्र सिंह राणा के आश्वासन के बाद अपना धरना स्थगित कर दिया। ज्ञात रहे कि 2 दिन पहले तहसील दिवस में जिलाधिकारी को अपनी समस्याएं बताने के लिए उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन जिलाधिकारी के चले जाने से गुस्साए किसानों ने एसडीएम को घेर लिया। किसानों की मांग है कि उनका जो गन्ना मिल पर बकाया भुगतान है शीघ्र ही दिलाया जाए। इस पर गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पर किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और जिला गन्ना अधिकारी एसडीएम संतोष बहादुर सिंह व मुख्य गन्ना प्रबंधक राहुल चौधरी से शीघ्र ही गन्ना भुगतान करने की मांग करने लगे। इस पर डीसीओ एसडीएम व एसएसआई बिलारी विजेंद्र सिंह राणा के आश्वासन के बाद किसान मान गए। समझौते में 30 तारीख तक 5 करोड़ गन्ना मिल द्वारा दिए जाने की बात कही गई है। इस दौरान वरिष्ठ भाकियू नेता चौधरी हरपाल सिंह, भैराज सिंह, मनोज चौधरी, जयवीर सिंह, राजकुमार, अमरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, सरजू सिंह, यशपाल सिंह, रामफल सिंह, नेमपाल सिंह, आनंद कुमार, राम कुमार सिंह यादव, आनंद यादव, उल्फत सिंह, नत्थू यादव आदि किसान मौजूद रहे। ये मौजूद होंगे और ये मौजूद होंगे तो कोई बात करने कोई होती नहीं। हमने अभी गन्ने का सीड बांटा, लोगों ने बांटा, उसके बाकियों की वार्ता की एसडीएम और शासन से क्या रहा उसमें ये तय हुआ। हमारी मुख्य मांग जो है गन्ना मूल भुगतान की थी और उसमें जो गेहूँ के चेक थे उसमें एसडीएम साहब ने कह दिया जैसे रुपये आएगा हम उसमें जो है देते रहेंगे पैसा। बिजली की और 2 दिन के अंदर पूरा सर्वे हो जाएगा और उसकी लिस्ट लग जाएगी 24 तक। उसमें मुख्य मांग हमारी ज़्यादा गन्ना मूल भुगतान की थी, तो उसमें एसडीएम साहब और डीसीओ और हमारे जो यहाँ एसएसआई जो हैं राणा साहब, उन्होंने गारंटी ली है कि इस 30 तारीख तक 5.5 करोड़ रुपया देंगे। और अगर नहीं दिया तो एसएसआई ने खुद कहा है पब्लिक मीटिंग में कि मैं से बंद करूँगा।
आप संतुष्ट हैं इस बात से? हाँ, संतुष्ट है इस बात से। और उन्हीं की उस पर जो है धन्यवाद। इसके अलावा कितना पेमेंट रह जाएगा आपका? लगभग रहेगा 25 करोड़ रुपये, 25 करोड़ 22 करोड़ 30 करोड़ 29 करोड़ 28 करोड़। इसके अलावा और क्या मांग थी आपकी? बोले बिजली की समस्या मांग थी, वो उसमें हमारे एच मौजूद थे, उन्होंने जो है जो कुछ समस्या थी उनको हल करने के बारे में। अच्छा, आप कब तक आश्वस्त कर दिया आपको इस बात से? 30 तारीख तक। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, फिर आंदोलन जारी होगा और आपका आंदोलन बार बार के होगा तक होगा आंदोलन। अच्छा, किसी से कुछ अपील करना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से? अपील यही है 30 तारीख के बाद अधिक संख्या में जो हमारा आह्वान करेंगे हम, उसमें पूरे जो सहयोग करें। जिले के अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या कहना है, जब हमारे यहाँ मौजूद उनसे तो यही कहना है कि इन पे दबाव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाएं, क्योंकि अभी तो 28 और बचा है, 28 और बचा है, सभी दिलवाएं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी तरह से बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। इनसे बचाव के लिए चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कुछ उपाय बताए गए। लगातार बढ़ती हुई गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हर कोई गर्मी से बचने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इस मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्मी से बचाव के बारे में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS गंगवार ने बताया कि इस मौसम में ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा खाना ना खाएं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा गर्मी और धूप में घर से शरीर को पूरा ढक कर निकलें। करते हैं लोग, तेज धूप में जाते हैं और फिर जब घर लौटते हैं तो एकदम तुरंत बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, इन सब, और या फिर घर के अंदर बैठे हैं अचानक उठ के बाहर चल दिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और पानी लगातार पीते रहना चाहिए, चाहे आप घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। ऐसे ही अगर धूप में जाते हैं तो पूरे कपड़े ढक के जाना चाहिए, ताकि सीधे जो हीट स्ट्रोक होता है हमारे बदन पे न लगे। गर्मी कुछ कपड़ों में रह जाती है, कुछ शरीर तक पहुँचती है, ये आपको हीट स्ट्रोक वगैरह से बचाएगा। इसके साथ साथ वो चीज़ें हैं एकदम ORS वगैरह है, ORS है, ये नींबू पानी शिकंजी जो बनाते हैं, 4 चम्मच चीनी 1 चम्मच नमक घोल बना लेते हैं, उसमें टेस्टी नींबू डाल सकते हैं, वो ORS की तरह काम करता है। अगर ORS नहीं है, इलेक्ट्रॉल नहीं है, तो उसे लगातार पीते रहें तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही जो मौसम के इस समय फल हैं, जैसे खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ या तरबूज हुआ, ये फल में पानी की मात्रा बहुत होती है और फाइबर बहुत होते हैं, तो पेट भी सही रहता है और शरीर में पानी की कमी रहती है। तो इनको खाते रहें, लेकिन इनमें एक ही रखें कि ताजे हों और काट के रखें ना इन्हें, जितना ज़रूरत हो उतना बड़ा लें, काटें, खाएं, उसके बाद उसको ख़त्म कर दें उसी समय पे। इसके साथ ही जो मच्छर हैं उनसे बचना है, दिन में भी और रात में भी। जो लोग अपने घर में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो मच्छर देखिए, जो अधिकतर सुबह को या शाम को जो मच्छर काटता है उससे डेंगू होने का खतरा रहता है, और रात को अनाफ्लीज रहता है, जिससे कि मलेरिया का रहता है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि मच्छरों ने काटा है और उसके बाद हमें तेज़ बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, जी मतला रहा है, उल्टी आ रही है या पेशाब बार बार आ रहा है, तो अपने जो चिकित्सक होता है उसे दिखाएं, अपने रक्त की जांच कराएं, कहीं मलेरिया का संक्रमण तो नहीं है, और अगर मलेरिया वगैरह के लक्षण हैं तो उसमें ज़रूर दवा लें। हमारे यहाँ इसकी जाँच और दवा निःशुल्क मिलती है, और जिन लोगों को ये लगता है कि मलेरिया से पीड़ित है वो आप यहाँ पर आके अपनी जांच कर सकते हैं, और अगर पाया जाएगा कि उनके रक्त में मलेरिया के प्लाज्मोडियम और संक्रमण है तो उनको दवा भी दी जाएगी। कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है इन दिनों? देखिए, इन दिनों में ये हीट स्ट्रोक ज़्यादा होता है और पेट खराब से उल्टी, दस्त, बासी खाना खा लेते हैं कई बार तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है और उल्टी और दस्त होने लगते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी होती है, आदमी बेहोश होता है, चक्कर आ सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि पानी खूब पीते रहें, चाहे दस्त हो या ना हो, और बासी खाना रात में खाए वो सुबह को ना खाएं, सुबह का रात में ना खाएं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उससे खाने के जो केमिकल हैं उसमें रिएक्शन के द्वारा चेंज हो जाता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो जाता है उसमें। साथ ही अपने आसपास गंदा पानी, नाली वगैरह है या कूलर में भी इकट्ठा ना होना दें, उसमें मलेरिया के जो लार्वा होते हैं मच्छर के, वो पनपते हैं और वो जो मच्छर बन जाएंगे तो काटेंगे, इसलिए उन पर उनको सफाई करते रहें। और अगर ऐसा कोई आसपास तालाब या गड्ढा नाली है भी तो उसमें काला मोबिल का तेल जो जला हुआ बेकार होता है डिस्पोज, उसे डाल देंगे अगर, या सरसों का तेल भी डाल देंगे तो वो लेयर पे फैल जाता है, जिससे उसके जो लार्वा होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये एक मेथड है घरेलू देशी, अगर आप लोग मैगजीन और उसका DDT छिड़काव नहीं कर पाते हैं वो करने का। साथ ही पानी भी स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। अगर स्वच्छ पानी नहीं है, अगर ज़रा लगता है कि पानी में गंदा है तो आप उसमें क्लोरीन की गोली, जैसे 20 लीटर पानी में लगभग 1 क्लोरीन गोली डाल के उसको आप शुद्ध कर सकते हैं। और अगर सिंपल पानी वैसा है तो उसको
खौला के ठंडा करके छान के उसका प्रयोग कर सकते। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।